हेलो एवरीवन, वेलकम टू dreamlaw.in। आज की इस एंशियंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास में हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज यानी वैदिक युग का समय 1500 बीसी से 600 बीसी यानी 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। 1500 बीसी के आसपास में पश्चिमोत्तर यानी वेस्ट नॉर्थ की तरफ से भारोपीय भाषा बोलने वाले लोग भारत की धरती में आए। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार वैदिक एज के लोग किधर से आए थे, तो पश्चिमोत्तर यानी वेस्ट नॉर्थ साइड से आए थे। स्टार्टिंग में वह सप्त सैंडो बेल्ट में रहे और लेकिन आगे चलकर वह गंगा वैली की तरफ निकल गए। तो इस टाइप से हम अगर देखें तो वैदिक युग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 1500 टू 1000 बीसी जिसे हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। दूसरा 1000 बीसी टू 600 बीसी जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब वैदिक युग के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो उत्तर पश्चिम से पश्चिम उत्तर से आए उन्हें जिन्हें हम आर्य कहते थे, यानी वैदिक युग के लोगों को आर्य कहा गया, इनका निवास स्थान क्या था। मतलब जो स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए। तो इसमें स्कॉलर्स के बीच में मतभेद है। कुछ स्कॉलर्स जैसे मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, आर्यों का नेटिव प्लेस सेंट्रल एशिया था। वैसे बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक गीता रहस्य में कहा कि जो आर्यों का नेटिव प्लेस आर्कटिक रीजन था। ऐसे ही दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का नेटिव प्लेस तिब्बत माना है। अब हम लोग पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक एज यानी पूर्व वैदिक कालीन राजव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक कालीन राजव्यवस्था में राजनीति की आधारभूत इकाई कुल को आज के समय में हम छोटे छोटे परिवार को समझ सकते हैं। इसी तरीके से अनेक कुल मिलकर एक गांव का निर्माण करते थे और ग्रामीणी जो होता था हेड ऑफ द विलेज होता था। अनेक ग्राम मिलकर जन का निर्माण करते थे और राजा जन का प्रमुख होता था। उसे जनपति या गोपति भी कहा जाता था। पुरोहित जो था वो धार्मिक प्रधान होता था, यानी पुरोहित राजा को उसके कार्यों को करने में सहायता करता था। राजा के चुनाव के लिए सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। सभा में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन समिति में केवल मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करते थे। विश्व के लोग राजा को गिफ्ट्स दिया करते थे। ये जो गिफ्ट्स होते थे वॉलंटरली होते थे और इन्हें बलि कहा जाता था, क्योंकि राजा जो होता था वो जनपद का सबसे स्ट्रांग आदमी होता था, इसलिए उसे जनपति और गोपति भी कहा जाता था। वो लोगों से कहता था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इस प्रोटेक्शन के बदले में जो उसे गिफ्ट्स मिलते थे उसे हम बलि कहते थे और ये गिफ्ट्स वॉलंटरली होते थे। पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति या राजव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जो थी जनपद थी और राजा जनपद का प्रधान होता था। उसे भूपति और जनपति माना जाता था। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें तो जो पूर्व वैदिक कालीन राजव्यवस्था थी वहाँ पे राजा जनपति और गोपति था, यहाँ पे राजा जनपति और भूपति हो गया है। यानी अब राजा जो है उसने जो लैंड है वो सारी लैंड, जितनी भी लैंड है जिस पे रह रहे हैं सिटीजन्स, वो सारी लैंड किसकी, राजा की है, इसलिए वह भूपति भी है, यानी वह भूमि का भी मालिक है। राजा ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञ करने शुरू कर दिए। उत्तर वैदिक काल में जो बलि थी उसकी जगह भाग ने ले ली। यानी अभी तक आप देख रहे थे पूर्व वैदिक कालीन राजव्यवस्था, अर्ली वैदिक एज में बलि जो थी वो वॉलंटरली थी और लेटर वैदिक एज में वो क्या हो गई, उसकी जगह पे भागने ले ली। यानी वो एक टाइप का टैक्स हो गया। राजा परसेंटेज डिसाइड करता था कि कुल उपज का कितना % वो लेगा। उत्तर वैदिक काल में एक और डिफरेंस आ गया, सभा में केवल पुरुष भाग ले सकते थे, स्त्रियां नहीं। यानी आप देख सकते हैं कि पूर्व वैदिक कालीन से उत्तर वैदिक कालीन तक आते आते स्त्रियों की पोजीशन में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक एज की इकोनॉमी, सोसाइटी और लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे।